हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 6 है ना। लास्ट वीडियो नंबर 5 में ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक में बच्चा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ऑलरेडी, दो सेम चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, है ना। इसको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसकी एक स्टेबिलिटी देखनी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल 2023 सीबीएसई बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ द डाइपोल पूछी थी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस दी हुई थी आपको, है ना। तो फटाफट से बच्चा कॉपी पेन उठा लीजिए, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, है ना। और कई बार बच्चे इसके दो फॉर्मूले में भी कंफ्यूज होते हैं। अभी नीचे आएगा कि कब कौन सा कैसे यूज करना है, वो भी मैं क्लियर आउट कर दूंगा आपको, है ना। आई होप कई ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसको, तो उनको पता होगा कि उनको डाउट कहाँ क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए आइए, तो कॉपी पेन उठा लो फटाफट, है ना, और हेडिंग डाल दो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए, तो ये हमारा वीडियो नंबर 6, इसको मैं मिटा देता हूं। अंडरस्टूड है। आइए, इस लेक्चर में देखो बच्चा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा ई, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। इसमें हमने एक डाइपोल रख रखा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। आई होप डाइपोल वगैरह सब आपको पता होगा, है ना। डाइपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, याद होगा आपको, टोटल डिस्टेंस 2a रिप्रेजेंट करते थे, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a। क्लियर है। तो ये हमारा एक डाइपोल है जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा हुआ है। अच्छा, इसके डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा P, विच इज इक्वल्स टू 2aq, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेक्टर बोलते हैं, 2a मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, और इसका डायरेक्शन कहां से होता है, माइनस से प्लस की तरफ। ये चीज आपको पता होगी, है ना। अब अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, हमारा टॉपिक ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमारा टॉपिक है। तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, वो कैसे आएगी, क्या होगी, आओ देखते हैं, समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं बच्चा, मैं इस डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे घुमाता हूं, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इस डाइपोल को मैं किसी एंगल थीटा पे रोटेट करता हूं, अलग अलग कलर से बना रहा हूं, यही वाला डाइपोल है लेकिन, है ना। ठीक, इस डाइपोल को मैंने, अगर बेटा मुझे इस डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे रोटेट करना है, तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे इस तरफ टॉर्क लगाएगी, और टॉर्क ऑन अ डाइपोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, भी यहां से भी बता देता हूं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पीई साइन थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिखते थे पी क्रॉस ई, याद होगा आपको, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी भी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इतनी टॉर्क लगती है, पी साइन थीटा, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगाता है। क्यों, देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसमें फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, कितना, E इंटू क्यू। इन भाई साहब पे माइनस क्यू पे किस तरफ, क्योंकि माइनस चार्जेस पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे लगेगा इस तरफ, ये क्यों, है ना। तो इसका ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला, तो जो उस पे क्या लगा देता है, टॉर्क, है ना। तो अगर जब कोई डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हमेशा उस पे अगर माइनस इधर इधर, तो एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उस पे इस तरफ क्या लग रही होती है, टॉर्क। इसी टॉर्क के अगेंस्ट, इसी टॉर्क के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है, वर्क, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट जो कि क्या होगा, अगर थीटा घुमाया है, ई क्यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट, तो टॉर्क क्या होती थी,
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 कितना ई क्यू साइन थीटा, और ये डिस्टेंस कितना ए। सिमिलरली यहां वाली टॉर्क की भी कितनी, ई क्यू, ये वाला कंपोनेंट ई क्यू साइन थीटा। पूरी टॉर्क वगैरह समझा रहा हूं पुराने चैप्टर की भी। और दोनों टॉर्क का सेंस क्या है, सेम, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड हो जाती थी तो क्या हो जाता, 2 AQ ई साइन थीटा, है ना। और 2AQ क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, तो हमने लिख दिया P साइन थीटा। ये जो नेट टॉर्क थी इस पे एक्ट करती थी इस डायपोल पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये टॉर्क का समझ में आया होगा क्यों इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्योंकि बच्चा जब हम इस डायपोल को रोटेट करेंगे किसी एंगल थीटा से, कैसे, ऐसे ऐसे, इस किसी डायपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो हमें एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो कि एक क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो कि क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके अगेंस्ट तो करना पड़ रहा है। ये कहां टॉर्क लगा रही है, इधर, और हम कहां टॉर्क लगानी पड़ रही, इधर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो जरूरत ही नहीं थी टॉर्क लगाने की, ऐसे घुमा देते घूम जाता, है ना। तो ये जो वर्क डन हमें एक्सटर्नली करना पड़ रहा है इसको रोटेट करने में किसी एंगल थीटा पे, यही तो स्टोर होगी इसमें इन द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया है और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हमने एक चीज पढ़ रखी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहीं से चलते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस, इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नली विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। सब हमने पढ़ रखा है, आपको पोटेंशियल एनर्जी, आई होप नॉलेज पूरी होगी। और इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा मैं कहीं θ1 से θ2 गया, कहीं θ1 से मैंने इसको θ2 रोटेट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, डेल्टा यू, विच इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल वर्क डन, जितना मैंने किया, विच इज अगेन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इनमें दोनों में से हम किसी पे भी डेरिवेशन कर लेंगे और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो जितना एक्सटर्नल वर्क डन हमने किया इसको रोटेट करने में, वही तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। अरे समझ आया, यस और नो, बस वही हमें कैलकुलेट करना है। आइए समझते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं बच्चा, मैंने किसी θ1 से θ2 पे डाइपोल को रोटेट कराया, θ1 से θ2 कहीं होगा, लेट अस से दिस इज θ1, है ना। यहां से मैंने और डाइपोल को कहीं रोटेट कराया किसी एंगल, समझ में आ रहा है, किसी एंगल θ2 पे, ठीक। या फोर्सेस वगैरह समझ गए ना सारे। मैं नया डायग्राम बना लूं, टॉर्क लगेगी, टॉर्क 2e cos थीटा होता है, सब पता है ना आपको, मैं इस डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे। आओ, ये मैंने टॉर्क के लिए बताया था जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है, ठीक है। अब देखो, ये वही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कोई दिक्कत नहीं है सर, और ये अपना डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, थोड़ा देखेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक। अब मैंने कहा, मैंने इसको रोटेट किया तो ये पहुंच गया प्लस क्यू और ये पहुंच गया माइनस क्यू, तो इस पे लगने लगेगा एक फोर्स इधर, इस पे लगने लगेगा फोर्स इधर, ठीक। अब क्योंकि बच्चा जैसे जैसे एंगल बदलेगा तो साइन थीटा बदलेगा और टॉर्क की वैल्यू बदलेगी, तो वर्क डन हम यहां पर कैसे लिखेंगे एक्सटर्नली, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल वर्क डन एट एनी डिस्टेंस डी थीटा इज टी टॉर्क डॉट डी थीटा। ध्यान से सुनना, हम आपको याद हो लीनियर में वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स डॉट डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहां कौन सा वर्क हो रहा है, यहां में रोटेट करना है, ये लीनियर नहीं है। तो याद होगा आपको क्लास 11th में 7th चैप्टर, फोर्स की जगह जब रोटेट करते हैं तो कौन काम करता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन होता है, डी थीटा। अब टॉर्क कितनी है हमारी, ध्यान से सुनना, टॉर्क है हमारी
पी ई साइन थीटा। तो जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो पी तो कांस्टेंट है 2aq, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है ई, बट जैसे जैसे इसको रोटेट करोगे तो थीटा इंक्रीज होगा, है ना। थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब आपको टॉर्क बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा जब 0 से 90 तक होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो ये वैल्यू टॉर्क की बढ़ती जाएगी, मतलब जो टॉर्क है वो क्या है, वेरिएबल है ना। तो हमने कहा छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू एक्सटर्नली इज इक्वल टू टॉर्क टाउ एंड डिस्प्लेसिंग वेरी स्मॉल डी थीटा। कहीं टॉर्क लिखेंगे थीटा पे जाके और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे डी थीटा, तो वहां का छोटा सा वर्क डन आ जाएगा। फिर हम कहेंगे टोटल वर्क निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, और कहां से कहां वर्क डन, तो ये हो गया डब्ल्यू थीटा 1 से थीटा 2। आइए टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ थीटा 1 और यहाँ थीटा 2, तो वर्क डन निकल के आ गया पीई बच्चा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये डेरिवेशन हमें चाहिए था, इसको नोट करें बढ़िया से। आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर है। कहीं थीटा पे जाके हमने टॉर्क लिखी और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया डी थीटा, टोटल वर्क डन निकालना था, कहीं भी थीटा 1 से, लेटस से हमारा थीटा 1 था, हमने इसको रोटेट कर दिया थीटा 2 पे, तो ये हमारा हो गया थीटा 2। तो यहां से यहां तक रोटेशन, अब थीटा 1 थीटा 2 से अपन कर लेंगे काम, है ना। तो थीटा 1 से थीटा 2 को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने का हमारा वर्क डन निकल आया। क्लियर है, यस और नो, समझ आया ना, आसान है बहुत, कुछ नहीं किया, वर्क डन निकालना। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज लीनियरली चलती है। ये क्या है, रोटेशन है। तो रोटेशन में फोर्स की जगह कौन काम करता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ डी थीटा। तो बस जैसा वहां पर लिखते थे एक्स पे जाके छोटा सा वर्क डन एफ डॉट डी एक्स, ऐसे यहाँ टॉर्क डॉट डी एक्स। तो एक्स और डी थीटा पे टॉर्क कितनी होगी, पीई साइन थीटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब हमने यहां कर रखा है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो अपना यही आया, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यही रिजल्ट हमें चाहिए था, नोट कर ले। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नली विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई दूसरे अदर वर्क वहां पर ना हो, इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था तो यहीं पर माइनस लगा देंगे, समझ में आया, तो प्लस पी हो जाएगा, है ना। लिखवाता हूं अभी, पहले नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक। अभी डायग्राम वायग्राम सब मिटा रहा हूं, ठीक, लिख लिया, नोट कर लिया, पेशेंस रखो, बड़ा मजा आने वाला वीडियो में। 2023 का क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसी साल बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई में। पढ़ाई चल रही है, हाँ सर चल रही है, लेकिन क्या पता कहाँ जा रही है। अरे यार डस्टर से काम नहीं बनता, सोच रहा हूं अब पेन पे शिफ्ट हो जाऊं, मार्कर पे, पता नहीं चौक से पढ़ाने का मजा आता है। सर पढ़ाओ तो किसी पे भी पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। आओ, तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो आया माइनस पीई, पी क्या है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा ये कहां से कहां गए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस पीई
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, ये नोट करो। अब बच्चा पोटेंशियल एनर्जी जितना पढ़ो उतना कम है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से समझा रखी है। कहाँ पे? 11th क्लास में, है ना। कौन से चैप्टर में? वर्क एनर्जी एंड पावर में, 6th में। कोई नहीं, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। बेटा पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है जो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, और यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हम मानते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए आपको पता होगा हमें किसी रेफरेंस को डिफाइन करता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी रेफरेंस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? रेफरेंस पे। अगर हम रेफरेंस बदल देते हैं तो चीज की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है ना। सब चीजें आपको पता होगा। तो इस चीज को पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए धीरे धीरे आपको समझ आएगा, एक अजम्पशन लिया गया। क्या लिया गया? एक अजम्पशन। और अजम्पशन ये था, अजम्पशन ये था कि पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल 90, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल्स टू 90 को हमने क्या माना? रेफरेंस। कि जो सारी चीजें हम मेजर करेंगे वो थीटा इक्वल्स टू 90 से मेजर करेंगे। कि हमने अजम्पशन माना थीटा इक्वल टू 90 इज अवर रेफरेंस, इज अवर रेफरेंस। सारा कैलकुलेशन हम थीटा इक्वल टू 90 से बताएंगे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक, तो उन्होंने बोला थीटा इक्वल टू किस पे? 90 पे। हमने जो पोटेंशियल एनर्जी मानी वो भी ये मानी 0। कितनी मानी? 0। रेफरेंस किसको मान लिया हमने? थीटा 1 को। मतलब थीटा 1 को 90 पे। मतलब हमने क्या किया, ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा डाइपोल। तो यहाँ हमारा प्लस क्यू चार्ज और यहाँ हमारा माइनस क्यू चार्ज। तो ये एंगल कितना बन गया पी और ई के बीच में? 90 डिग्री। तो इसको हमने माना रेफरेंस। इसको हमने क्या माना? रेफरेंस। तो जब हमने इसको रेफरेंस माना तो जो थीटा 2 हुआ और बोला कि इस रेफरेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 0। यहां पर हमने रेफरेंस माना और बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? रेफरेंस। जिस भी जगह पर हम रेफरेंस मान लेते हैं तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं? 0। जैसे कि हम अर्थ पे खड़े हैं तो हम क्या मान लेते हैं? हमारी और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एक हिसाब से यहाँ पर 0, ऊपर एच हाइट पे जाएंगे तो mgh। इन दोनों पॉइंट्स को खेलते रहेंगे। फिर समझ में आया? सिमिलरली हमने बोला एक असम्पशन लिया, थीटा थीटा इनिशियल पोजीशन थीटा 1 को क्या मान लिया? 90 हमारा रेफरेंस, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली हमने? 90। तो आप देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? बोलो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली है? 0। तो थीटा 2 बेसिकली इक्वल्स टू माइनस पीई, यहाँ पर रखेंगे 90 तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 कॉस थीटा 2। और बेसिकली फिर इसको ऐसे लिखा गया, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा, किसकी? डाइपोल की। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जो भी एंगल आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 60 पे? किसकी? डाइपोल की। अभी देखना ये फॉर्मूला भी काम आएगा और ये भी बहुत काम आने वाला है। किसी भी एंगल थीटा पे, आप तो बस इसको याद रखना, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। किसी भी एंगल थीटा पे ये फॉर्मूला याद रखना। हमने रेफरेंस किसको मान लिया? हमने रेफरेंस मान लिया कि जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एंगल कितना है? 90। हमारा अजम्पशन है। रेफरेंस हम मान सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये हमारे ऊपर रहता है ना। एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में, ठीक है, कि इसको हमें दूसरे कैलकुलेशंस करने में बड़ा आसान होता है। तो हमने क्या कहा कि हमने इसको यहाँ 90 पे क्या मान लिया? हमारा रेफरेंस। तो जो हमारा थीटा 1 हुआ वो कितना हो गया? जब रेफरेंस ही इसको माना है, सारा कैलकुलेशन इस रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे। तो हमने कहा, और इस रेफरेंस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली? 0। और पोटेंशियल एनर्जी भी हमने क्या मान ली? 0, क्योंकि रेफरेंस लिया है। तो थीटा 1 हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1, जो कि हमने अजम्पशन किया कि हमारा रेफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो मान लिया यू इक्वल टू थीटा 2 आ गया। कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 क्या है अपना? 90 हो गया, रेफरेंस लिया, तो ये वैल्यू हो गई अपनी 0। तो क्या आ गया? यू थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा 2। थीटा 2 को हटाओ, सीधा थीटा लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पे, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पे कितनी होती है?
माइनस पीई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पीई कॉस थीटा। समझ में आया, क्लियरिटी है, यस और नो? क्यों किया गया अभी आपको समझ आएगा, इतना नोट करो अच्छे से, यस और नो, डन है। तो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी, अब आपसे कहता हूं, रेफरेंस मेरा था वो, अब मैं कहता हूं आपसे फर्स्ट कंडीशन, 3 कंडीशन पढ़नी है हमें, जो कि सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यहीं से पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन, समझ में आ जाएगा करा क्यों रेफरेंस, रेफरेंस माननी पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी चीज की डिफाइन करनी है। मैं कह रहा हूं फर्स्ट कंडीशन, एट थीटा इक्वल्स टू 90। मैंने अभी कहा था आपको, ये रेफरेंस मानने के बाद अपन डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रख दो जहां भी अपन को डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ना। तो एट थीटा इक्वल टू 90 पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। फर्स्ट केस, 3 केस पढ़ने हमें, इससे इसी साल क्वेश्चन आया 2023 में। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की एट एंगल इक्वल टू थीटा पे कितनी होती है, 0 होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, जब डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। इस पॉइंट पे 0 होती है। समझ में आया, नोट कर लो अच्छे से फर्स्ट, है ना। मैं बना दे चार्ट बना देता हूँ पूरा, ठीक है, मिटा दूं। हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा और वर्क डन, तो बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर पीई कॉस थीटा कब यूज करें और पीई माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कब यूज करें। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, पूरी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, बस 10 मिनट ध्यान से इसको देखो, पेशेंस रखना, सब मिलेगा। सुनो, तो ऐसे अपन पहले हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल। अच्छा, तो आपको पता होगा बच्चा, अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, जब किसी भी चीज पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो जाए, किसी भी चीज पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो जाए तो बेसिकली वो स्टेबल होता है ना। क्या होता है, स्टेबल होता है, ना तो घूमेगा ना तो चलेगा, है ना। समझ आई बात, पढ़ रखा है 11th क्लास में। तो एक एक करके यहाँ पर स्टेबल, यहाँ लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टेबिलिटी समझाएंगे, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो रखा है किसी भी एंगल थीटा पे, हो रखा है माइनस पीई कॉस थीटा, है ना। अब मैं एक फर्स्ट कंडीशन लेता हूं बच्चा, जिसमें एट एंगल इक्वल्स टू थीटा पे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी हमने किया। तो यहाँ पर cos 90 रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो थीटा, तो 90 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरा देखो, फॉर्मूला तो यही है एट एनी एंगल थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड कंडीशन, मैं आपसे कह रहा हूं एट थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल एनर्जी हुई बेटा, थीटा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एट 0 पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई माइनस पी, माइनस पी, ठीक। इसको समझते हैं ये हुआ क्या। आओ इसको यहां एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, फिर थर्ड कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है बच्चा, और इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। मतलब जब थीटा कितना हो, 0, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, पी और ई के, बिटवीन डाइपोल मूवमेंट पी एंड ई। इसी साल यही क्वेश्चन पूछा गया था, डाइपोल का अलाइनमेंट दिया हुआ था, पूछा था केस 1 और केस 2 में कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। अच्छा, तो बच्चा यहाँ पे है अपना प्लस क्यू और यहाँ है अपना माइनस क्यू। आपने पढ़ रखा होगा 6th चैप्टर क्लास 11th में, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है,
वो स्टेबल इक्विलिब्रियम जगह होती है या स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब समझते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। कोई भी बॉडी है या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी चीज का, अगर उसको हम थोड़ा उसकी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं और वो वापस से अपनी सेम जगह को रिटेन कर ले, तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें जनरली यहाँ जो समझना उसको समझते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मेरे हाथ ऐसे हैं, कोई आया उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे कर दिया और ये अगर वापस ऐसे आ जाए, कोई आया उन्होंने ऐसे कर दिया और ये अगर वापस ऐसे आ जाए, तो बेसिकली जो मेरे हैंड्स हैं अभी वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर वो ऐसे और किसी ने ऐसे कर दिया और वो ऐसे ही रह गए, तो वो क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ रही? सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, कहीं भी, और वो अगर वापस से अपनी जगह ले ले जैसा वो था, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वो गेन करने की कोशिश करता है, अपने ओरिजिनल अलाइनमेंट को गेन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अगर किसी भी चीज की उस पूरे सेगमेंट में जिस जगह पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आओ मैं आपको यहां से समझाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पे कितनी हो सकती है? माइनस पी कॉस थीटा। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? देख, जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो जीरो होगी। कॉस थीटा वैल्यू जीरो हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा की? 1, तो ये कितनी हो गई? माइनस पी। माइनस पी से कम तो नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कम कितनी हो सकती है? माइनस पी। सो दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। किसका पॉइंट? ये पी वो वाला मनी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। दिस इज बेसिकली द माइनस लगाना। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? प्लस पी। और मिनिमम कितनी हो सकती है? माइनस पी। तो जहां मिनिमम पूरे सेगमेंट में जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, उसी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आओ मैं आपको दिखा भी देता हूं। बेसिकली ये यहां पर थीटा कितना हो गया? जीरो। देखो ना, यहां से मेजर करना है, तो ये कितना था? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा? जीरो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल मूवमेंट कहां होता है? माइनस से प्लस की तरफ। तो जब वो पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? व्हेन डाइपोल, ऐसा भी कह सकते हैं, डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूं, प्लस और माइनस, थोड़ा सा घुमाता हूं थीटा, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ और इस तरफ। और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, तो इस पर टॉर्क लगेगी और ये वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। थोड़ी देर भले ही इनर्शिया की वजह से थोड़ी देर ऐसा ऐसा होता रहेगा, नीचे भी आ सकता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बट ऐसे जाते जाते धीरे धीरे वो अपनी इसी जगह पर आ जाएगा। तो जिस जगह पर वो था वहीं पर वो वापस आ गया। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे डिफाइंड हुई? माइनस पी। तो अगर हम रेफरेंस 90 नहीं लेते ना बेटा, तो हम इन चीजों को डिफाइन नहीं कर पाते। समझ में आया? इसलिए हमने रेफरेंस 90 लिया। अगर हम रेफरेंस जीरो ले लेते तो पोटेंशियल मतलब स्टेबिलिटी डिफाइन करना मुश्किल हो जाता। इसलिए इनको अजम्पशंस लिए जाते हैं, है ना, इन चीजों को डिफाइन करने के लिए। समझ आया? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सेकंड और थर्ड कंडीशन भी क्वेश्चन आया इस बार। थर्ड कंडीशन क्या है? अब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 180, तो 180 पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस पी कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जो पोटेंशियल एनर्जी 180 पे निकल के आई, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस पी, एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरे सेगमेंट में यहाँ पे जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है? पी। पी से ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 है या -1। तो -1 पे ये कितनी हो गई? पी। 180 का मतलब क्या हुआ? आओ उसको समझें। तो बेसिकली ये जो जगह कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझाता हूं कैसे, है ना। तो जब थीटा 180 हो,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वो जगह कौन सी कहलाती है, यहां पर अनस्टेबल होगा कौन, डाइपोल। आओ समझते हैं कैसे, देखो और यहां समझा देता हूं। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा, अब डाइपोल था कैसा, ये था अपना प्लस और ये था अपना माइनस। 180 का मतलब पूरा पलटा दो, तो यहां आ गया प्लस, दो नहीं है एक ही है, यहां आ गया माइनस। समझ आया। अब बच्चा इसको थोड़ा सा भी आप यहां से डिस्प्लेस करोगे, थोड़ा सा भी इसको यहां से डिस्प्लेस करोगे, इस वाले को, है ना, यही हो गया ना 180, इसको मोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे यहां से, तो ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। तो इस वाले पे लगेगा फोर्स इस तरफ और इस वाले पे फोर्स लगेगा इस तरफ। क्या बात समझ में आई। तो इसमें टॉर्क जाएगी इस तरफ और इसमें टॉर्क जाएगी इस तरफ। ये बच्चा पूरा घूम जाएगा, ये बच्चा पूरा क्या होगा, घूम जाएगा, और ये जो चीज है वो इधर आ जाएगी और ये जो चीज है वो इधर आ जाएगी। मतलब इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, ये जैसा था वैसा नहीं रहा। तो दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, तो इसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आया। अरे यस और नो, क्लियरिटी है। इसको ऐसे और समझाता हूं। एक बात दिमाग में रखना है, पूरे सेगमेंट में किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो उसकी स्टेबल जगह कहलाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वहां से उसको कहीं भी डिस्प्लेस कर दो वापस वहीं आ जाएगा। यस और नो। और अगर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कितनी है, मैक्सिमम, वहां से आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो वो वहां से अपनी जगह बदल देगा और कहीं पहुंच जाएगा। और हमेशा वो रिटेन करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ भागने के लिए। कोई भी चीज है जो कहां भागने की कोशिश करती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की जगह। तो जैसे कि मैंने इसको ऐसे रखा था, प्लस इस तरफ और माइनस इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया 180। थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे पूरा घूम जाएगा। पहले क्या हो रहा था, यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहे तो माइनस वापस आ जा रहा था, यहीं पे जैसा स्टेट था वैसे ही था। अब जब 180 वाला स्टेट बना तो पूरा चेंज हो गया। समझ आया। यस और नो, यस और नो, मिटा दूं, डन है बात। अच्छा, इस तीनों कंडीशन लिखना है बहुत अच्छे से। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सुनिए, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, वो ये बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क डन in rotating, what is the work done externally in rotating a dipole from angle theta equal to 0 to theta equals to 60? What is the work done in rotating the angle from theta equals to थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 60? मतलब एक डाइपोल होगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा होगा। अब बच्चा कहेगा कि सीधा 60 रख दो और काम हो जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है, एक्सटर्नली वर्क डन। तो हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नली, यही तो है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नली। अब ध्यान से सुनना, मतलब ये कह रहा है कि डाइपोल ऐसे रखा था माइनस प्लस, तो इसको 0 थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 60 ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी 60 पे, ये पूछा कितना वर्क डन करना पड़ा। तो मैं आपसे कहता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन। अब दो तरीके से देखो क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, ठीक। मैं तो दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा हमारी आई थी वो तो ऐसी आई थी, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, है ना। मैंने बोला डाइपोल मोमेंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पीई के फॉर्म में आंसर देना है, कुछ ऑप्शन होंगे एबीसीडी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एट 60 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 0, फाइनल माइनस इनिशियल होती है, माइनस पीई कॉस थीटा टू, मतलब कॉस 60 माइनस कॉस 0, वैल्यू रख लो। तो माइनस पीई ये कितना हो गया 1/2
cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 0 की 1, तो माइनस पीई 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, so which is equals to पीई बाय 2 आंसर। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? पी बाई 2 का चेंज आया ये पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चेंज होता है किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। उसने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी कि थीटा पे कितनी है, आपने कितना वर्क किया उसको जीरो से थीटा घुमाने में एक्सटर्नली। तो वर्क डन एक्सटर्नली इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कितना आ गया? पी बाय 2। ठीक, यहां पर एक और चीज समझाऊंगा मैं आपको। अब हमने एक और चीज पढ़ रखी थी, वर्क डन एक्सटर्नली या एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता, अभी अपन से पूछा था कि कितना वर्क करना पड़ा आपको, और अगर ये पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, और ये पूछा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो हमें पता है वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क कंजर्वेटिव कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस पी बाय 2। इसी के अगेंस्ट तो किया है, बेसिकली हमसे तो जो पूछा था हमने निकाल दिया। अरे यस और नो, डन है बात? आया कि नहीं बोलो, डन है। अच्छा सर, फिर उस फॉर्मूले का क्या करना है? देखा जाए तो चीजें सेम है। अब देखो रेफरेंस डिफाइन करके कितना अच्छा काम हुआ। देखो उस फॉर्मूले से भी चलते हैं, आओ इसी क्वेश्चन पे उस फॉर्मूले से भी चलते हैं। सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, देखो। अब ध्यान से सुनना, अपना फॉर्मूला क्या था? थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है? माइनस पीई कॉस थीटा। डन है। तो बेटा एक बात बताओ, पहुंचे कहां हो? 60 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस पी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस पी बाय 2। और कॉस 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस पीई कॉस 0, तो ये कितनी हो गई? माइनस पी। यस और नो? अब वर्क डन एक्सटर्नली क्या होता है अपना? वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी आई? ये रही माइनस पीई बाय 2, माइनस पीई बाय 2 माइनस इनिशियल कितनी आई? माइनस पीई, तो ये हो गई माइनस पी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस पीई बाय 2 प्लस पीई, तो आंसर वही निकल के आ गया पीई बाय 2। समझ में आया? ये हो गया अपना वर्क डन विच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आई होप आपको दोनों फॉर्मूले में कुछ समझ बैठा होगा। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये वाला, ये किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कहां पर? किसी एंगल थीटा पर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है किसी एंगल थीटा पे। बट वर्क डन, बेसिकली क्वेश्चन में कई बार वो वर्क डन ही पूछता है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताना पड़ता है थीटा 1 से थीटा 2। आई होप क्लियरिटी है, नोट करो। चले आगे बढ़े, चलो। तो ये तो आप कर ही सकते हो। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल 90? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछना और वर्क डन एक्सटर्नली या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने में अंतर है बच्चा। स्टेबिलिटी समझ आ गई है ना? स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था 2023 में, एक बार मैं वीडियो देख लूं रनिंग में है कि नहीं। बहुत बढ़िया। आओ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या ही है। बताइए वर्क डन, वर्क डन एक्सटर्नली कितना हुआ? एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन एक्सटर्नल कहां से कहां? थीटा इज इक्वल्स टू, अपन ले लेते हैं, आ जाओ, थीटा इक्वल्स टू 0 से या 30 से
थीटा इक्वल्स टू 32, थीटा इक्वल्स टू 180, है ना। और डाइपोल कितना दिया है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी है E। P और E के फॉर्म में देना है आंसर। P और E की वैल्यू भी गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, तो उठा कर रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, तो वर्क डन एक्सटर्नली, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नली। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पूछा जाए तो इसी का क्या कर देंगे, नेगेटिव। तुम्हें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी पे काम कर लो, पहले फाइनल निकाल लो, या तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले लग दो, सबसे आसान तरीका कौन सा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये कब यूज करना है और वो कब यूज करना है, ठीक है। उसने आपसे ये नहीं पूछी कि 30 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कि 180 पे कितनी है। वर्क डन टू रोटेट और मूविंग द डाइपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 180 डिग्री इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी, खत्म। तो माइनस पी कॉस थीटा 2 कहाँ गए 180 पे, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है बच्चा -1, माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये रहा आपका आंसर। तो माइनस पी है ना 2, उसको बाहर ले आते हैं, तो -2 माइनस √3, ठीक है। बोलो, तो माइनस माइनस को कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं, तो ये हो जाएगा PE/2 और 2 प्लस √3। कैलकुलेशन देख लेना, आसान है। तो ये वर्क डन आ गया हमारा। तो यही पूछा जाता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी पे लगा देते माइनस का साइन, डन है। देख लो, समझ गए, आसान है, कुछ भी नहीं है। एक दो और देखते हैं, मजा आया, अच्छा लगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है कि वर्क डन। 90% तो बोर्ड में वर्क डन ही पूछा जाता है। तो बेसिकली आप θ1 पे लिखना, θ2 पे लिखना, θ2 में से θ1 का वो माइनस कर देना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वही क्या होता है, एक्सटर्नली वर्क डन। ठीक, ये सही किया ना अपन ने। 2 बाय -2 -2 ठीक है भाई, ओके फाइन, चलो क्लियर है। समझ गए, क्लियर है। और क्वेश्चन देखना है क्या है बच्चा, यही यही और क्या। अच्छा सीधा सीधा पूछ लो, अगर एक डाइपोल है, एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। एक डाइपोल है जिसकी 60 डिग्री पे रखा हुआ है, तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 60 डिग्री पे, माइनस पीई कॉस 60, तो माइनस पीई कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2 माइनस PE/2। समझ में आ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहां पर, इतनी है -PE/2, ठीक है, डन है। चलो, और वर्क डन अगर पूछा जाता तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, ठीक है। बोलो, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया, आओ। मैं आपसे कहता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इस तरफ, एक डाइपोल है, तो ऐसे रख रखा हुआ है, ठीक, कैसे रखा हुआ ऐसे, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसका डाइपोल मूवमेंट कितना है P,
इसका डाइपोल मोमेंट कितना है p, चार्जेस दे दी मैंने, q ये है, q ये है, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ठीक। और ये मास, इसका मास है m, इसका मास भी कितना है m, बोल दिया कि इन दोनों के मासेस m m है, सेम है, ठीक है। बाकी जनरली हो नहीं सकते क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हो गए सेम, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मास कम होगा, इसका मास ज्यादा होगा, लेकिन बोल दिया उन्होंने कि ये प्लस क्यू है, इसका मास m है, ये माइनस क्यू है, इसका मास m है, ये ऐसे रखे थे, ठीक। ने बोला व्हेन वी लीव इट, व्हेन वी लीव इट और फ्री इट टू रोटेट, व्हाट इज इट्स, अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बेसिकली, है ना। व्हेन वी हैव, व्हेन वी लीव इट और फ्री इट टू रोटेट, व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक डाइपोल है जो परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो बच्चा इसमें फोर्स लगेगा इधर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इसमें फोर्स लगेगा इधर और इसमें फोर्स लगेगा इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो ना, कहो सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। और जब वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, यहाँ आ जाएगा, आप कर लोगे मुझे पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, और जब वो यहाँ ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, अरे क्रॉस होगा ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना हो गया 0। क्वेश्चन समझ गए, यस और नो, यस और नो। तो बच्चा आपको एक बात पता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कौन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, और कोई तो है नहीं है, और कोई तो काम कर नहीं रहा, ना तो यहाँ कोई फ्रिक्शन लग रहा है, ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस, हम कोई कुछ चीज ले नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो जो इनिशियल एनर्जी होगी वही कितनी होगी, फाइनल एनर्जी। याद है आपको, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना कुछ भी नहीं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क सिर्फ कौन सा है, कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव ही है ना, क्यों, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक काम कर रहा है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होता, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे यस और नो, तो ये माइनस लगा हुआ है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या निकल के आता है, u इनिशियल प्लस u फाइन k इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल। याद है ये सब क्लास, वर्क एनर्जी पावर 11th। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, बेसिकली क्वेश्चन समझिए ना क्या करना है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में यहाँ पर सिर्फ कौन काम कर रहा है, कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन है नहीं है, लिया नहीं है, एयर नहीं है, लिया नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस का साइन के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल को इस तरफ ले आए, माइनस का मल्टीप्लाई, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल, बस समझ गए, यस और नो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना बेसिकली, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो बस खत्म, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लगा लो, आओ इनिशियल लगाए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंगल कितना है 90, एंगल कितना है बोलो 90, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पीई कॉस थीटा, तो ये तो कितनी हो गई 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी, भैया रेस्ट से ही छोड़ा है, पकड़े थे, तो कितनी हो गई 0 बराबर u फाइनल, तो कितना हो गया ये 90, तो ये हो गई माइनस पीई
कॉस 0 प्लस के फाइनल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जब भी कोई चीज बच्चा रोटेट हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, बोलो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलने में कौन सी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशन में क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस P इस तरह, cos 0 की वैल्यू 1, तो P E इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक। अब बेटा एक और चीज, I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है। अब हिंज पॉइंट कौन सा है? ये वाला। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? A। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? A। और मास कितना है? M। तो आपको याद हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो ml² होता था कि 12 होता था? हाँ, ml²/3। किसी हिंज पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/3 होता था, और सेंटर से ml²/12 होता था। हाँ, ml²/3 होता था, ठीक है। तो ml²/3 प्लस ml² तो इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दे। तो एक बार कंफर्म कर लेना, थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ। ml इस पॉइंट से हिंज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 ही होता है, आई होप सो। और सेंटर से ml²/4 12 होता है। तो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। तो टोटल मास है 2m, लेंथ हो जाएगी 2l, ml²/12 आएगा ये। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ml²/12 है ना। तो m कितने हैं? 2, इसको अपन हैं, और लेंथ कितनी है? a लेंगे, तो a²/12 ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। टोटल मास कितना है? 2m, है ना। सेंटर से अबाउट रोटेट कर रहा है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। टोटल मास कितना है? m। और ये l डिस्टेंस सेंटर से ही होती है, तो ये हो गया l। ठीक, a लिए ना हमने a, तो m 2m a²/12। p क्या है? डाइपोल मूवमेंट है। p के फॉर्म में लिखेंगे आंसर, p e इक्वल्स टू हाफ 2m a²/12 इंटू ओमेगा। 2 से 2 कैंसिल, 12 PE अपॉन MA²√। समझ आया बच्चा? प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना। मैं पता नहीं एकदम से क्यों डाउट में होऊंगा कि ml²/12 है कि ml²/3 है। सेंटर के अबाउट, हिंज के अबाउट होता है ml²/3, सेंटर में तो ml²/12 और डिस्टेंस होता है सेंटर से, ठीक है। कंफर्म है। ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना? a, तो l की जगह a, मास कितना है? m, और m 2m। ठीक, बाकी एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना, बस I की वैल्यू रखना सही, मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी, कोई बात नहीं, इतने में तो याद ही आ जाता है, पता नहीं आज ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? √12p/ma²। डन है? यस और नो? आई होप दिस पूरा सेगमेंट आपको क्लियर होगा। पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का, है ना। अच्छे से जाइए, बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो भी मिलेंगे आप पे बन जाएंगे, गारंटी है। स्टेबिलिटी क्लियर है, अनस्टेबल क्लियर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर है ना, सब चीजें डन है। ओके फाइन, तो बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। यहां तक हमारा पूरा पोटेंशियल का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट वीडियोस हमारे किसके आएंगे? कैपेसिटर्स के, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा बाय बाय, मस्ती करिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड डे, बाय।